क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टी 55% से ज्यादा वोट हासिल करे और फिर भी चुनाव हार जाए? सुनने में तो भाई नामुमकिन सा लगता है ना? पर भारतीय लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है और यही इसकी जटिलता भी। आइए आज हम जम्मू और कश्मीर की कठुआ विधानसभा सीट की एक ऐसी ही हैरान करने वाली चुनावी पहेली को परत दर परत सुलझाएंगे। तो ये है वो जगह, जम्मू और कश्मीर की कठुआ विधानसभा सीट। देखिए, ये सिर्फ एक आरक्षित ग्रामीण या सीमा से लगा हुआ इलाका नहीं है, बल्कि इसे जम्मू क्षेत्र की राजनीतिक नब्ज को मापने वाला एक बैरोमीटर समझिए। और हमारी आज की पड़ताल इसी जमीन से शुरू होती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 55.2%। ये 2024 के चुनाव में एक पार्टी के उम्मीदवार को मिला वोट शेयर है। आमतौर पर इसका मतलब क्या होता है? एक तरफा, शानदार और पक्की जीत। लेकिन यहीं से कठुआ का विरोधाभास शुरू होता है। असली सवाल ये है, अगर बीजेपी ने इस विधानसभा क्षेत्र में 55% वोट पाए, तो फिर ये सीट एनसी-आईएनसी गठबंधन के खाते में गई कैसे? इस राजनीतिक पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक फोरेंसिक जांच करनी होगी। तो इस पहेली को सुलझाने का हमारा सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले इस विरोधाभास को समझेंगे, फिर लोगों की नब्ज टटोलेंगे, इतिहास के पन्ने पलटेंगे, चुनावी रणनीति का विश्लेषण करेंगे और आखिर में भविष्य के लिए एक संभावित रास्ते पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जांच का पहला पड़ाव, कठुआ का विरोधाभास। ये वो पहेली है जो सीधे सीधे इन आंकड़ों के भीतर से ही जन्म लेती है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। कठुआ विधानसभा में कुल वोटर करीब 1,09,000। वोटिंग हुई 75% से भी ज्यादा। बीजेपी का वोट शेयर रहा 55.2% और एनसी-आईएनसी गठबंधन का 40.6%। मतलब कागज पर तो करीब 14% की सीधी बढ़त दिख रही है। लेकिन ठहरिए, यहीं पर एक पेच है। ये आंकड़े सिर्फ कठुआ विधानसभा क्षेत्र के हैं, जो कि उधमपुर लोकसभा सीट का सिर्फ एक हिस्सा है। जब पूरी लोकसभा सीट के लिए बाकी विधानसभा क्षेत्रों के वोट भी जुड़े, तो गठबंधन ने बाजी मार ली। तो असली सवाल ये नहीं है कि बीजेपी कठुआ में हारी, बल्कि ये है कि कठुआ में इतनी मजबूत बढ़त के बावजूद वो पूरी लोकसभा सीट क्यों हार गई। यहीं से असली विश्लेषण शुरू होता है। चलिए अब इन आंकड़ों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और जमीन पर उतरते हैं। उन लोगों की बात करते हैं जिनकी जिंदगी, जिनकी उम्मीदें और जिनकी नाराजगी किसी भी चुनाव का नतीजा तय करती हैं। ये टेबल सिर्फ कुछ मुद्दे नहीं हैं, ये कठुआ के लोगों की रोज की तकलीफों की कहानी है। बेरोजगारी की फिक्र, खराब सड़कों पर हर रोज का संघर्ष और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ये वो बातें हैं जो किसी भी चुनाव की हवा का रुख बदल सकती हैं। ये सियासी लड़ाई नहीं है, ये लोगों के आत्मसम्मान और उनकी बुनियादी जरूरतों का सवाल है। और इस बात को एक स्थानीय वोटर की आवाज में सुनिए। कई युवा और अनुसूचित जाति के मतदाता नौकरी की कमी और खराब सड़कों को ही सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। देखिए, ये एक आवाज हजारों लोगों की भावनाओं को सामने रखती है और राजनीतिक फैसले इन्हीं भावनाओं के बीच लिए जाते हैं। तो कठुआ का राजनीतिक मौसम सिर्फ वहां के स्थानीय मुद्दों से तय नहीं हो रहा था। कुछ बड़े बाहरी फैक्टर भी काम कर रहे थे, जैसे युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी से पैदा हुई आर्थिक बेचैनी, सड़क और पानी जैसे बुनियादी ढांचे की कमी जो रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना रही थी। और हाँ, स्मार्टफोन की वजह से सही गलत हर तरह की खबरें जंगल की आग की तरफ फैल रही थीं। इन सब के ऊपर पूरे जम्मू क्षेत्र में एक सत्ता विरोधी लहर का माहौल भी महसूस किया जा रहा था। अब इन नतीजों को ऐतिहासिक संदर्भ में देखते हैं। क्या कठुआ हमेशा से किसी एक पार्टी का गढ़ रहा है, या यहाँ के मतदाता अपना मन बदलते रहे हैं? आज को समझने के लिए अतीत को जानना बहुत जरूरी है। ये टाइमलाइन एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाती है। कठुआ का मतदाता किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। कभी बसपा, कभी कोई निर्दलीय और फिर बीजेपी। 2024 में बीजेपी का वोट शेयर तो बेशक बढ़ा, लेकिन एक साथ आए विपक्ष ने यह साबित कर दिया कि यहाँ की राजनीतिक जमीन पर कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। वफादारी यहाँ मुद्दों और समीकरणों के हिसाब से बदलती है। ये चार्ट कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। 2014 के मुकाबले 2024 में बीजेपी ने अपना वोट शेयर 16.5% बढ़ाया। ये एक जबरदस्त छलांग है। लेकिन ध्यान दीजिए, विपक्ष भी खामोश नहीं बैठा था। एनसी-आईएनसी गठबंधन ने भी अपना वोट शेयर करीब 9% बढ़ा लिया। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से वोट इकट्ठा हुआ, जिसने इस मुकाबले को और भी कड़ा बना दिया।
कठुआ की राजनीति को समझने के लिए वहां के सामाजिक ताने बाने को समझना बेहद जरूरी है। ये एक आरक्षित सीट है जिसमें करीब 23% आबादी अनुसूचित जाति की है और लगभग 9% अनुसूचित जनजाति की, जिसमें गुज्जर और बकरवाल समुदाय शामिल हैं। यहाँ जाति और समुदाय की पहचान चुनावी नतीजों में एक बहुत ही अहम कड़ी है। कठुआ का ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। लोकतंत्र में हर आवाज मायने रखती है। हर एक नागरिक का सम्मान और तथ्यों के आधार पर की गई बहस, यही वो संवैधानिक मूल्य हैं जो चुनावों को उनका असली मतलब देते हैं। अब तक हमने वोटर्स और उनके मुद्दों को समझा। अब जरा उस मशीनरी की चीरफाड़ करते हैं जो इन वोटों को हासिल करने के लिए काम करती है, यानी चुनावी अभियान की एनाटॉमी। हर चुनाव को एक रणनीतिक बैलेंस शीट की तरह देखा जा सकता है। एक तरफ थी पार्टी की मजबूत ब्रांड वैल्यू और केंद्रीय नेतृत्व का सहारा, तो दूसरी तरफ थी सत्ता विरोधी लहर और जमीनी संगठन की कुछ कमजोरियां। मौके थे राष्ट्रीय मुद्दों को भुनाने के, तो वहीं खतरा था एक मजबूत विपक्षी गठबंधन और स्थानीय असंतोष का। इसी खींचतान ने नतीजों को तय किया। किसी भी सफल अभियान को समझने के लिए एक बहुत ही सरल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत या रणनीति के 4 चेहरे। ये किसी भी चुनाव अभियान को 4 जरूरी हिस्सों में तोड़कर देखने में मदद करता है। तो ये है वो 4 चेहरे। पहला, चुनावी चेहरा, आप किनसे वोट मांग रहे हैं। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, आपकी टीम कितनी मजबूत है। तीसरा, कथात्मक चेहरा, आपकी कहानी क्या है जो लोगों के दिलों को छुए। और चौथा, संसाधन, क्या आपके पास अपनी बात पहुंचाने के लिए जरूरी साधन है। जब ये चारों चेहरे एक सुर में, एक दिशा में काम करते हैं, तब भी जीत की नींव रखी जाती है। एक भी चेहरा कमजोर पड़ा तो पूरी इमारत डगमगा जाती है। तो अब तक हमने समस्या का विश्लेषण किया, लेकिन विश्लेषण का असली मकसद सिर्फ समस्या गिनाना नहीं, बल्कि समाधान का रास्ता दिखाना होता है। तो आइए अब एक ऐसी ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए जमीन पर एक मजबूत जनादेश बनाने में मददगार हो सकता है। ये है D90 से D0 तक का एक एक्शन प्लान। जमीन से दोबारा जुड़ने की एक सीढ़ी। चुनाव से 90 दिन पहले प्रजा दरबार लगाकर लोगों को सुनिए। 60 दिन पहले मेडिकल कैंप और रोजगार मेले जैसा कुछ एक्शन दिखाइए। 30 दिन पहले अपना स्थानीय घोषणा पत्र जारी करके नैरेटिव को अपने हाथ में लीजिए। आखिरी 10 दिनों में हर गांव तक पहुंचिए और चुनाव के दिन ये पक्का कीजिए कि आपका हर समर्थक बूथ तक पहुंचे। ये अनुशासन, यही जीत और हार के बीच का फर्क बन सकता है। और इस पूरी रणनीति को कामयाब करने के लिए 2 स्तरों पर एक साथ काम करना जरूरी है। उम्मीदवार को जमीनी स्तर पर अनुसूचित जाति समुदायों के बीच अपनी पहुंच गहरी करनी होगी। कुछ गांवों को गोद लेकर विकास का मॉडल पेश करना होगा और स्थानीय बोली में बात करके एक निजी रिश्ता बनाना होगा। वहीं पार्टी के बड़े नेतृत्व को वरिष्ठ नेताओं को भेजकर माहौल बनाना होगा, जरूरी संसाधन मुहैया कराने होंगे और बूथ मैनेजमेंट को और मजबूत करना होगा। जब ये दोनों पहिए साथ चलेंगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। और हाँ, आज के डिजिटल युग में वोटर से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन ये संपर्क हमेशा विश्वास पर आधारित होना चाहिए। हर व्यक्ति की निजता का सम्मान करना, उनकी सहमति का ख्याल रखना, ये भारत के डेटा संरक्षण ढांचे का मूल आधार है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से ही होना चाहिए। तो अंत में कठुआ का ये विरोधाभास हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब आंकड़े एक तरफ इशारा करें और नतीजा दूसरी तरफ, तो गलती कहाँ हुई? क्या संदेश में कोई कमी थी? क्या जमीनी मशीनरी कमजोर पड़ गई? या फिर क्या जनादेश को पढ़ने में ही कोई भूल हो गई? इसका जवाब सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के हर सहभागी के लिए जरूरी है।